अगर आप पेट में गैस की शिकायत से परेशान होकर इनो पी रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इनो पीने से आप पेट की गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के इब्राहिमपुर गांव में नकली इनो बनाने वाली एक पूरी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस को यहां से बड़ी मात्रा में नकली इनो के पैकेट, कच्चा माल और पैकिंग मशीन मिली है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 91,257 नकली इनो के शीशे, 80 किलो कच्चा माल, 54,780 स्टिकर, 2100 खाली पैकिंग पाउच और 13 किलो से ज़्यादा प्रिंटेड रोल बरामद किए। साथ ही एक मशीन भी मिली जिससे ये नकली प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे थे। यह कार्रवाई गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर की गई, जो असली इनो बनाती है। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में फैक्ट्री चलाने वाला संदीप जैन और मशीन चलाने वाला जितेंद्र उर्फ छोटू शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से नकली दवा तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। ये उत्पाद दिखने में बिल्कुल असली इनो जैसे बनाए जाते थे, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं। अक्सर हम अपने घरों में खुशबू फैलाने के लिए तरह तरह की मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं या अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई तरह के फ्लेवर्स होते हैं। चाहे लेवेंडर की आप बात करें या फिर स्ट्रॉबेरी की बात करें या वैनिला की बात करें, तो इस तरह के कई अन्य फ्लेवर जो हैं वो होते हैं। और इस तरीके से ये कैंडल, जिस तरीके से मेरे हाथ में आप इस समय देख रहे हैं, इस तरीके से उसको घर में जलाते हैं तो उससे खुशबू जो है हमारे पूरे घर में फैलती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के कैंडल से कई तरह के नुकसान जो हैं वो आपको हो सकते हैं, आपको कई तरह की स्वास्थ्य से लेकर दिक्कतें जो हैं वो हो सकती हैं, तो इस तरीके से आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा, लेकिन असल में ये है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 25% लोग जो हैं इस तरीके की मोमबत्ती यानी सैंडेड जो हम कहते हैं जिसमें खुशबू आती है, इस तरीके की कैंडल्स मोमबत्ती जलाने के बाद वो ये बात कह रहे हैं कि उनको कई तरह की दिक्कतें जो हैं वो हुई हैं। चाहे वो सर्दी जुकाम हो या फिर खांसी की बात करें या फिर सांस लेने में दिक्कत की बात करें, तो इस तरीके की अन्य समस्याएं हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरीके के कैंडल से कई जानलेवा बीमारियों का भी खतरा बढ़ता है, यानी कि कई बार कैंसर तक का खतरा जो है इस तरीके की मोमबत्तियों से हो सकता है। इनमें फ्लेवर्स के लिए थैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अक्सर प्लास्टिक और अन्य मोम से बनी हुई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे खुशबू फैले। ये थैलेट्स आपके स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये थैलेट्स के अंदर जो है कई तरीके के केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी पर उसका असर ये होता है कि हमारी बॉडी में सांसों के थ्रू अंदर जाते हैं। सांसों के जरिए जब वो अंदर जाते हैं तो हमारे कई ऑर्गन्स पर वो इसका इम्पैक्ट डालते हैं। जिस तरीके से हम कोमॉर्बिड मरीज कहते हैं, यानी कि जो अन्य बीमारियों से परेशान होते हैं, उस तरीके से हमारी बॉडी में वो प्रवेश करते हैं। या इसमें अगर हम कहें तो कार्सिनोजेनिक भी होता है, यानी कार्सिनोजेनिक ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर कैंसर बनाते हैं। तो यानी कि अगर आप इस तरीके के कैंडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि इससे आपके शरीर पर, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर खासा असर पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ हरीश झा, दिल्ली। दिल्ली के अंदर में एक्यूआई का स्तर 400 के पार है। दीपावली के बाद जब लोगों ने पटाखे चलाए हैं तो उसके बाद आपको दिल्ली की जो स्थिति है वो पूरी साफ तौर पर आसमान पे सफ़ेद परत की तरह छाई हुई नजर आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि लगातार लोगों को खांसी, नज़ला, जुकाम के साथ साथ आंखों में जलन जैसी बीमारियां होनी शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उससे साफ तौर पर पता चलता है कि दिल्ली और एनसीआर में PM 5 पॉइंट के करीब लगभग आंकड़ा दर्शाया गया था। लेकिन अगर उस आंकड़े को दस्तावेज़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 कणों का स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। जबकि त्यौहार से पहले के अगर स्तर की बात की जाए तो 156.6 माइक्रो प्रति घन मीटर से 3 गुना ज़्यादा हुआ है। क्योंकि दीपावली की जो तस्वीरें थी वो आप सभी ने देखी, जब पटाखे चलाए गए थे तो उसके बाद अगले ही दिन सुबह जब निकली थी और पहली किरण सूरज की जब आई थी तो साफ तौर पे दर्शा रही थी कि जो आसमान है उस पर पूरी तरह से आपको सफ़ेद कलर की पूरी चादर
आसमान के ऊपर एक नज़र आ रही थी। अगर बात की जाए जिस जगह पर हम खड़े हैं, इसको कर्तव्य पथ कहते हैं, मेरे ठीक दाहिनी ओर और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन है, 200 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, लेकिन वो भी इस तस्वीरों के अंदर साफ नज़र नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि अगर सामने की बात की जाए तो कुछ भी दिखना अभी असंभव है, क्योंकि पूरी तरह से जो कोहरा है वो एक सफ़ेद प्रदूषण की तरह पे छाया हुआ है। अगर बात की जाए इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट भी आपको देख सकते हैं कि मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे होगा, लेकिन ये भी बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए ख़ास तौर से सांस लेना दुश्वार है, क्योंकि लगातार जिस तरह से AQI का स्तर बढ़ा है, ये अपने आप में इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में लोग और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो उसमें से 3 लोगों को लगभग इस तरह की समस्या आ रही हैं कि उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ऐसी चीज़ें भी होनी शुरू हो गई है। ख़ास तौर से आँखों में जलन है, और बुज़ुर्ग के साथ साथ बच्चों की अगर बात की जाए तो बुज़ुर्ग और बच्चों के अंदर में ज़्यादा ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बुज़ुर्गों को खांसी ज़्यादा हो रही है, और जो नवयुवक हैं उनकी आँखों के अंदर में बड़े पैमाने पर जलन नज़र आ रही है। जिस सारिक साटा का डंका बजता था, उस सारिक साटा के घर पर पुलिस ने डोडगी बजा दी। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड सारिक साटा पर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। संभल हिंसा में जो जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी, उसका मास्टरमाइंड सारिक साटा बताया जा रहा है, जिसको लेकर के जो विदेशी हथियार थे और जो हिंसा में जो लोगों को इकट्ठा करने, तो इस तरीका से पुलिस की जाँच में सारिक साटा का जो साजिशकर्ता माना गया है। सारिक साटा के घर पर जो न्यायालय के आदेश पर SIT टीम और पुलिस की मौजूदगी में उसकी संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में बताया गया है कि 30 दिन का समय है, ये सारिक साटा या तो न्यायालय में पेश हो या फिर पुलिस के पास पेश हो। अगर नहीं होता है तो उसकी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ढोल नगाड़ों के साथ उसकी जो संपत्ति पर जो नोटिस चस्पा किया गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से संभल प्रशासन की तरफ से लगातार जो हिंसा के जो आरोपी है उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया गया कि 100 से अधिक हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया गया है। जो संभल जो सारिक साटा था, जो इस पर 3 हत्याओं का आरोप था, जिसको लेकर के संभल में नकासा और संभल कोतवाली में 3 मुकदमा दर्ज किए गए, जिसमें पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि जो सारिक साटा है, इस पर करीब 59 से अधिक मुकदमा दर्ज है। अभी सारिक साटा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। संभल पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। जिस तरीका से जो सारिक साटा है, सारिक साटा की जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर CO असमोली का कार्यालय बनाया जाएगा, जिससे कि कानून व्यवस्था और मजबूत हो सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से संभल प्रशासन की तरफ से सारिक साटा के यहाँ पर जो नोटिस चस्पा किया गया है, जिस समय जो सारिक साटा का डंका बजता था, उस सारिक साटा के यहाँ पर पुलिस ने डुगडुगी बजा दी है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। कहते हैं शिक्षा के मंदिर बच्चों का भविष्य तय करते हैं, लेकिन मुरादाबाद जनपद के एक मदरसा मैनेजमेंट की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसने शिक्षा जगत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पाकबड़ा थाना इलाके के पल्लूपुरा मिलक स्थित जामिया एहसानुल बनात मदरसे पर है। ये वही मदरसा है जिस पर चंडीगढ़ के रहने वाली 8वीं की छात्रा के पिता ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि दाखिले से पहले मदरसा प्रशासन की ओर से उसकी बेटी से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। वर्जिनिटी सर्टिफिकेट न देने पर छात्रा को मदरसे से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, छात्रा और उसकी मां के साथ मदरसा स्टाफ द्वारा बदसलूकी भी की गई। हालांकि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एडमिशन सेल इंचार्ज मौलाना शाहजहां, प्रधानाचार्य रहनुमा व अन्य स्टाफ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मौलाना शाहजहां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। पुलिसिंग कार्रवाई के अलावा जिलाधिकारी मुरादाबाद अमित कुमार सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर एक टीम का गठन किया है। SDM सदर डॉक्टर राममोहन मीणा के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संभल दिलीप कुमार की टीम मदरसे जांच करने के लिए पहुंची। टीम ने मदरसे में लगभग 1 घंटे रहकर बारीकी से दस्तावेजों की जांच पड़ताल की व अन्य स्टाफ और मैनेजमेंट से टीम के द्वारा पूछताछ भी की गई है। मध्य प्रदेश के
बुरहानपुर जिले में स्थित शासकीय स्कूल के अंदर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं को नमाज पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, यहाँ पर सूर्य नमस्कार के समय नमाज कैसे पढ़ी जाती है इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसकी शिकायत पालकों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से की। तब जाकर जिला शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बच्चों से पूछा कि कौन कौन सी स्टेप कराई गई। बच्चों ने बताया कि हमसे नमाज की इस तरह की स्टेप कराई गई थी। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत संबंधित शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया। जुबैर अहमद कड़वी, जो यहाँ पर प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं, वे नमाज की ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। एडीएम साहब का कहना है कि स्कूल में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। जो भी इसे करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये 2-3 दीपावली के बाद ही मालूम पड़ा, छुट्टी लगे थी बच्चों ने जब बताया घर पे। हाँ, बच्चों ने बताया घर पे आके कि बच्चों को नमाज पढ़ाई जा रही है, तो इसलिए आपने आके शिकायत की सर से। हाँ, सर से शिकायत की आपने प्रिंसिपल साहब से ना? हाँ। ऐसा। और सर ने क्या बोला फिर शिकायत करने के बाद? सर ने कार्रवाई की, वो आए थे, वो लोग साहब लोग आए थे उनका, उसके बाद ही देख के गए वो बच्चों को। रविंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरठ के सेंट्रल मार्केट के अवैध कॉम्प्लेक्स को ध्वस्तीकरण करने का आज दूसरा दिन है और मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर मौके पर बुलडोजर से यह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और आज यहां पर इस कार्रवाई का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि चंद सेकंडों में ये पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया था और कुछ देर के लिए पूरा इलाका धुएं के गुबार में समा गया था और ये पूरी इमारत जो है मलबे में तब्दील हो गई थी। ये मामला मेरठ में आज जो है लगातार जारी है और यहाँ पर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और आज ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई की गई थी उससे पहले यहाँ पर कल के मुकाबले आज ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। भारी ड्रिल मशीनें, बुलडोजर, 4 छोटे बुलडोजर के अलावा वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए लखनऊ की एक कंपनी है रिलायबल, जिसको इसको ध्वस्त करने का ठेका दिया गया था और आज सुबह से ही यहाँ पर नगर निगम की टीम के साथ तमाम जो विभाग है उनकी टीम यहाँ पहुंच गई थी और इसकी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो धूल उड़ रही है उसको दबाने के लिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई समस्या ना आए इसके लिए भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है और इलाकों को चारों तरफ से सील किया हुआ है ताकि कोई यहाँ पर व्यापारी या जो यहाँ के कुछ ऐसी अप्रिय घटना होने से उसको रोका जाए। तो तमाम प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और लगातार यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। कभी यह इमारत आलिशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करता था जिसमें तमाम तरह के जो दुकानें हैं वो सजाई जाती थी, लोग यहाँ आते थे शॉपिंग करने, लेकिन आज यह इमारत खंडहर में तब्दील हो गई है। और आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप मेरे पीछे दाईं तरफ देख सकते हैं और यहाँ पर लगातार युद्ध स्तर से ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई की जा रही है। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में आई आपदा में लापता लोगों के शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपदा राहत टीमों को 2 माह के लंबे इंतजार के बाद 7 शव बरामद हुए, जबकि 2 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में डीडीआर की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। सर्च अभियान लगातार जारी है। जिले में इन दिनों मौसम साफ है, जिसको देखते हुए आपदा राहत टीमों ने सर्च अभियान को तेजी दे दी है। बता दें कि बीते 28 अगस्त को छेनागाड़ सहित आसपास क्षेत्र में बादल फटने से भारी बारिश मची, जिसमें 9 लोग लापता हो गए, जिनमें 5 स्थानीय और 4 नेपाली मूल के लोग शामिल थे, जिनकी तलाश लगातार जारी थी। लंबे इंतजार के बाद आपदा राहत टीमों को 7 शव बरामद हुए, जिनमें से एक की शिनाख्त हो गई है, जबकि अन्य की शिनाख्त अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर आपदा राहत टीमें 2 लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। देहरादून के जौनसर बाबर में शादी को लेकर एक बहुत अहम फैसला लिया गया है, जहां महिला को शादी में गहना पहनने में कुछ कमी की गई है। जहां पहले बहुत सारे गहने पहने जाते थे, अब केवल वहां पे कान का, नाक का और एक मंगलसूत्र के इजाजत है। अगर हम बात करें इस फैसले की, अगर कोई नहीं मानेगा तो 50,000 का आर्थिक दंड लगाने की भी बात की गई है।
जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करी तो बहुत लोगों ने बोला कि ये अच्छा फैसला है और ये समाज के लिए एक अच्छा फैसला है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी था जो नाराज था। देखना ये होगा कि ऐसे जो पंचायतों में जो ये फैसले लिए जाते हैं वो समाज के लिए कितने सुखकारी होते हैं। और अगर हम बात करें एक शादी समारोह में और शादियों में कितना खर्चा होता है अपने घरों में, तो आज आप देख सकते हैं। इसीलिए इस फैसले को जौनसा बाबर के लोग स्वागत कर रहे हैं। मनीष चौहान, न्यूज स्टेट, विकास नगर। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल गर्भवती महिला वहां पर भर्ती थी और इस दौरान उसे एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। मामले की जानकारी परिजनों को हुई, जिसके बाद परिजनों ने बहुत बड़े स्तर पर वहां पर हंगामा काटा। मामले की शिकायत इस पूरे मामले की उच्च अधिकारियों से की गई है। उच्च अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती एसी बस अचानक आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि चलती बस का टायर अचानक फट गया। इसके बाद बस में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में पूरी बस धू-धू कर जलने लगी। हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे। सभी बाल सुरक्षित बच गए। आग इतनी भयंकर थी कि धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। तस्वीरों में आग की लपटों का तांडव आप साफ देख सकते हैं, कैसे आग की भीषण लपटों में घिरी हुई है बस। हादसा रविवार सुबह करीब 4:30 बजे काकोरी थाना इलाके में एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास हुआ। बस दिल्ली से गोंडा जा रही थी। छठ के चलते काफी भीड़ थी। पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है। यात्रियों ने बताया कि बस एक्सप्रेसवे पर 80 से 90 की रफ्तार में चल रही थी, तभी पीछे का टायर अचानक फट गया। तेज आवाज आई और बस लहरा गई। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारी। वह नीचे उतरकर चेक कर रहा था, तभी पीछे की तरफ से धुआं उठने लगा। धुआं उठते देख ड्राइवर और क्लीनर घबरा गए। उन्होंने यात्रियों को चिल्लाकर बाहर बुलाया। सुबह का वक्त था, ऐसे में ज्यादातर यात्री सो रहे थे। कई लोग बस में सामान छोड़कर बाहर भागकर आए। तब तक धुआं लपटों में तब्दील हो चुका था। दमकल ने आग बुझाई तो सिर्फ ढांचा बचा। यात्रियों ने बताया कि बस में धुआं पीछे की तरफ से उठना शुरू हुआ। गेट आगे था, ऐसे में यात्री तेजी से बाहर आ गए। अगर आग आगे की तरफ लगती तो मुश्किल हो सकती थी। आग कैसे लगी यह साफ नहीं है। हालांकि ड्राइवर का कहना है कि टायर फटने के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ। प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह तकनीकी खराबी माना जा रहा है। जांच की जा रही है। टेम न्यूज स्टेट। राजस्थान में आग लगने और लोगों के जिंदा जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाके में रविवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। स्थानियों की ढाड़ी बाड़का में एक ही कमरे में सो रहे 3 युवकों में से 2 की आग में जलकर मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा इतना भयानक था कि ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचते तब तक आग ने पूरा कमरा अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार गांव के देवीलाल शनिवार रात अपने भाई शंकर राम के घर पर गए थे। उनके साथ बेटा जसराम भी था। रात को जसराम अपने चचेरे भाई अरुण और राजू राम के साथ एक कमरे में सो गया। सुबह करीब 5 बजे कमरे में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में लपटें इतनी तेज हो गईं कि तीनों बाहर नहीं निकल पाए। परिजनों और ग्रामीणों ने शोर सुनते ही भागकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक अरुण और राजू राम की मौके पर ही जलकर मौत हो चुकी थी। जसराम को गंभीर झुलसने की हालत में बाड़मेर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जोधपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वहीं एफएसएल टीम ने मौके से नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटे हुए हैं। अग्निकांड से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। लखनऊ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया है। हजरतगंज में एक युवक ने शनिवार देर रात अपनी कार में बैठे बैठे खुद को गोली मार ली। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई। कार अंदर से लॉक थी और इंजन चल रहा था। पुलिस ने तुरंत मैकेनिक बुलवाकर कार का गेट खुलवाया। ड्राइवर सीट पर बैठे युवक के दाहिने हाथ में रिवॉल्वर थी और कनपट्टी पर गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पास में एक छोटी पन्नी में 4 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा मिला। तलाशी के दौरान कार से 5 और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। देखिए, आज देर रात्रि 12 क्विंटल रोड ये है थाना हजरतगंज का। वहाँ हम लोग को सूचना मिली जरिए 112 कि एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, जिसमें जो चालक सीट पे एक बैठे हैं और उन्होंने अपने एक
आग्नेयास्त्र से अपने आप को फायर करके गोली मार दी है। युवक की पहचान ईशान गर्ग के रूप में हुई है। पर्स से ही उसकी रिवॉल्वर का लाइसेंस भी मिला है। पुलिस आत्महत्या के पीछे की वजह की पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि युवक किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना से मानसिक तनाव और अवसाद जैसे कारणों पर एक बार फिर से सोचने को लोगों को मजबूर कर दिया है। जरूरत है कि ऐसे संकेत दिखने पर परिवार और समाज समय रहते आगे आए। टीम न्यूज़ डे। आगरा जिले के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने कोचिंग जा रहे छात्र की पिटाई कर दी। शिकायत करने पहुंचे छात्र के परिजनों की भी पिटाई की गई। मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इतना ही नहीं, दबंग ने फौजी पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग भी की। परिजनों ने किसी तरह जान बचाकर पुलिस से शिकायत की। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। कीर्ति विहार मोहल्ले के निवासी प्रॉपर्टी डीलर छत्रपाल राठौर की बेटी मोहिनी ने बताया कि उसका भाई धर्मेश शनिवार शाम करीब 6 बजे कोचिंग जा रहा था। तभी दबंग पड़ोसी के नाबालिग बेटे ने अपने साथियों के साथ रास्ते में रोककर धर्मेश की पिटाई कर दी। धर्मेश ने किसी तरह भागकर जान बचाई और पिता को फोन कर इसकी सूचना दी। छत्रपाल पत्नी गीता देवी के साथ दबंग के घर शिकायत करने पहुंचे तो आरोपी और उग्र हो गया। आरोप है कि उसने गाली गलौज करते हुए छत्रपाल की पिटाई कर दी। बचाव में आई गीता देवी को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा। आसपास के लोग जुटने लगे तो आरोपी घर के अंदर से फौजी पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर ले आया और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बाल बाल बचे छत्रपाल ने पुलिस को सूचना देकर गीता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद एक अभियान चला रहा है छठ के अवसर पर। इसमें ये दावा किया गया है कि हम एक ऐसा सर्टिफिकेट सभी दुकानदारों को दे रहे हैं जिसके तहत जो है लोग हिंदू हैं तो हिंदू दुकानदारों को उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जहां हिंदू दुकानदार नहीं होंगे वहां पर अपनी दुकानें जो है लगाने की बात जो है वो कर रहे हैं। ये देखिए, ये किस तरीके का सर्टिफिकेट है, क्या है, ये हम आपको सुनवाते और दिखवाते हैं। ये यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं समझाने के लिए आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस तरीके का ये सर्टिफिकेट है? ये सर्टिफिकेट है कि सनातनी लोग सनातनी के परिवार से सामान लें ताकि शुद्धता की गारंटी रहे, क्योंकि ये पवित्र पर्व है, एकदम स्वच्छता का प्रतीक है। तो इसलिए प्रयास करते कि सनातनी लोग जो सामान बेचें कम से कम अशुद्ध नहीं करेंगे। आपकी दुकान है ये? हाँ जी। हाँ, तरीके से क्या लगाया गया है, आपको लग रहा है ठीक है इस तरीके से अभियान जो चला रहे हैं? ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? हाँ ठीक है सब चीज़। हाँ ठीक लग रहा है। हाँ, ये स्थानीय दुकानदार है जिनको ठीक लग रहा है, और जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो अलग अलग जाके इस तरीके से जो है वो कह रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। इस तरीके का मामला पहले कावड़ के समय पर आया था, अब जो है ये मामला छठ के समय पर आया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। भगवान भास्कर की उपासना का पर्व छठ अब शुरू होने वाला है, पर उससे पहले वाराणसी के गंगा घाट पर सिल्ट के बीच और मिट्टियों के बीच भी किस तरीके से लोग अपनी अपनी जगह को रिजर्व कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बाकायदा लोगों ने नाम लिखकर और वेदी बनाकर अपना जगह जो है वो रिजर्व कर रखा है। कुछ लोग अभी भी जगह रिजर्व करते हुए आपको दिख जाएंगे। दरअसल वाराणसी के गंगा घाट पर छठ के महापर्व के अवसर पर अत्यधिक भीड़ होती है, और ऐसे में लोग अपनी अपनी जगह को इसी तरीके से रिजर्व करते हैं। बात की जाए, इस बार काफ़ी दिनों तक गंगा में पानी बढ़ा हुआ रहा, इसलिए आप दूसरी तरफ देखिए कि सिल्ट और पानी जो है वो अभी भी कई जगह इकट्ठा है। ऐसे में छठ व्रतियों को यहाँ आने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है वो लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ ये नगर निगम की टीम है जो गीली मिट्टी को हटा रही है और पूरे इलाके को समतल करने में लगी हुई है, ताकि जो यहाँ पर छठ व्रती आएँ उनको परेशानी न हो। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।